तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तक आपका एसीसी सीमेंट का ए वाला पार्ट पढ़ के हो गया। ए वाला पार्ट क्या था? एब्जॉर्प्शन था, सब कुछ पढ़ लिया, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो अब हम क्या बात करेंगे? एसीसी मतलब सेकंड वाले सी की बात करेंगे, और सेकंड वाले सी का नाम क्या है? कोलॉइड्स। तो हेडिंग लगाइए कोलॉइड्स, और ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नोट्स डी। देखो ये नोट्स डी ABCD लिखवा रही हूँ ना, इसको जरूर लिखना, कभी भूलना मत इसको लिखना। ये मैं डेट नहीं लिख रही है यहाँ पे, ओके। तो ये नोट्स इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि आपको फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और तब आपको ये बोला जाएगा कि इस नोट्स में से इसको लिया गया है, और इसलिए मैं ये नोट्स लिखवा रही हूँ, ओके। आगे बात करते हैं कोलॉइड्स के बारे में। देखो कोलॉइड्स को साइज ऑफ द पार्टिकल के बेस पे क्या किया गया? डिस्टिंग्विश किया हुआ है सबसे पहले। तो आप क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ये कोलॉइड्स जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है ये कोलॉइड्स। इसके साथ मैं रह चुकी हूं और मुझे पता है ये बिल्कुल पुलिस ऑफिसर की तरह काम करता है। पता है क्यों? समझो, एक पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर क्या करता है? लिमिट रखता है गाड़ी चलाने की, पर्टिकुलर चीजों की एक लिमिट होती है ना, स्टैंडर्ड चीज। उससे ज्यादा कर लिया तो तुम क्या किए जाओगे? तुमको पनिश किया जाएगा, और उससे कम कर दिया तो तुम अच्छे इंसान कहलाओगे। कोलॉइड्स भी कुछ ऐसा ही है। उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि अगर तुम गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाने की स्पीड ना 30 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। उससे ज्यादा चला दिया ना तो क्या होगा वो मैं बाद में बताती हूँ। कहानी के आगे बढ़ते हैं। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड मैंने एक्चुअल में क्यों लिखा वो बता दूं आते अपने केमिस्ट्री के टर्म्स में। तो उसने बोला कि साइज ऑफ द पार्टिकल, मतलब अगर तुमको मेरी तरह इंसान होना है तो तुम्हारी स्पीड कितनी, साइज कितनी होनी चाहिए? 10 to the power -6 10 to the power -9 to 10 to the power -6 मीटर। याद रखना, पहले 9 फिर 6, ओके। क्योंकि 10 to the power -9 छोटा होता है, और 10 to the power -6 क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके। तो ये 10 to the power ये 30 मीटर पर सेकेंड लिखने का पीछे का ये रीजन था। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तब आपको याद रखना चाहिए कि वो क्या होता है? 10 to the power 3 होता है। ये 10 के 0 को यहाँ पे लिखा है मैंने, सो दैट आपको याद रहे। 10 to the power 3 क्या होती है इन दोनों के बीच में? जो साइज होती है उसका रेंज, ओके। और रेंज एक्चुअल में कितना होता है? 10 to the power -9 to 10 to the power 6 होता है। तो कोलॉइड क्या है? कोलॉइड एक ऐसा ऑफिसर है, वो बोलता है, आर्मी ऑफिसर नहीं, पुलिस ऑफिसर, वो ऐसा ऑफिसर है, वो बोलता है कि अगर तुम 10 to the power -9 मीटर से 10 to the power -6 मीटर तक की स्पीड में अगर गाड़ी चलाते हो तो तुम मेरे रेंज के हो, तुम में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम भी एक पुलिस के ही बराबर हो, ओके। तो उसमें अपने वो उस इंसान में खुद को देखता है जो इतने की स्पीड में चलाता है। पर जो 10 to the power -9 की स्पीड के कम चलाता है, जो कम की स्पीड में चलाता है, उसको वो बोलता है कि तुम बहुत सच्चे इंसान हो यार, तुम इतने कम स्पीड में चलाते हो। तो उसको ट्रस्ट इंसान मानता है, उसको ट्रस्ट वर्दी इंसान मानता है, मतलब उसको ट्रू इंसान मानता है। तो इससे हमारा एक सोल्यूशन आ जाता है, क्या आ जाता है? ट्रू सोल्यूशन। वो उसको ट्रू मतलब एक सच्चा इंसान मानता है जो इसके कम की स्पीड में चलाता है, पर जो इसके रेंज में चलाता है उसको क्या बोलता है? वो तुम मेरी तरह हो यार, तुम में और मेरे में कोई डिफरेंस ही नहीं है। पर अगर तुमने सिग्नल तोड़ दिया, रूल तोड़ दिया, 10 to the power -6 की मीटर से ज्यादा स्पीड में चला दिया, तो तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे, मतलब सस्पेंशन। तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ओके। अब ये 3 चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, तुमको सब पढ़ा ही दिया है मैंने। क्या बोला है? लेस देन 10 to the power -9 मीटर की स्पीड में अगर तुमने चला है तो तुम ये हो। 10 to the power -9 से लेके अगर तुम 10 to the power -6 की स्पीड मतलब में आते हो तो तुम ये हो। पर याद रखना यार, मैं स्पीड बोले जा रही हूँ, पर आपको इसको साइज बताना है इसका, ओके। तो बह मत जाना मेरे ट्रिक में, थोड़ा बहुत अंदर भी थोड़ा देखना कि पढ़ा क्या रही हूँ मैं। पार्टिकल की साइज पढ़ा रही हूँ तो साइज इतनी होनी चाहिए। और सस्पेंड अगर होगे तुम तो 10 to the power -6 मीटर से ज्यादा की स्पीड में होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर लिखे, ग्रेटर देन 10 to the power -6 मीटर, ओके। देखो बहुत बच्चे पता है यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 10 to the power 6 to यहाँ पे 10 to the power -9 लिख देते हैं। यहाँ पे ये गलती मत करना, -9 ज्यादा छोटा होता है वैल्यू -6 से,
तो यहाँ पे देख के आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है जो मुझे लगता है कोलॉइड्स के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल। पर कोलॉइड्स एक्चुअल में ऐसा नहीं है दोस्त, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये एक्चुअल में है कैसा, और इसके डिफरेंस के बारे में, मतलब इसके कुछ है आगे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअल में कोलॉइड्स है क्या। अब उसको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते है ना। देखो कोलॉइड्स क्या है अभी आपने सब्सटेंस पढ़ा था, इससे पहले आपने सब्सटेंस में आपने क्या पढ़ा था कि सब्सटेंस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना। कोलॉइड्स भी कुछ वैसा ही है, वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? इट इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। किस हेट्रोजीनस मिक्सचर का पार्ट है ये? देखो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होती है, दो मिक्सचर को मिलके बनती है, दो अलग अलग मिक्सचर को मिलके क्या बनती है, दो अलग अलग सब्सटेंस से मिलके क्या बनती है, मिक्सचर बनती है। और कौन सा मिक्सचर बनता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर बनता है। मतलब इन विच वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो है इज इन, किसमें है? डिस्पर्स्ड फेज। याद रखना डिस्पर्स्ड फेज, नाम से पता चल रहा है, डिस्पर्स समा जाना, चले जाना उधर। तो मतलब ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्या है? एक सल्यूट है। डिस्पर्स्ड फेज एज किसमें है वो? देखो ये एक सल्यूट है दोस्त, ठीक है ना। इसके बारे में आप समझना, क्योंकि इसका काम क्या है? किसी में घुल जाना, चले जाना, समा जाना। और किस में जाएगा ये? फिर पानी में ही जाएगा यार। एज अ फाइन पार्टिकल, मतलब होता क्या है? एक फाइन पार्टिकल होता है। किस में समा जाता है? इन डिस्पर्जन मीडियम, इन अनदर डिस्पर्जन सोल्यूशन, अनदर सब्सटेंस। कॉल्ड एज डिस्पर्जन मीडियम। नाम से पता चल रहा है मीडियम है जिसमें वो समझ जाएगा, एक सोल्यूशन है। अब देखो समझ में अगर नहीं भी आ रहा है ना तो अब बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? सोल्यूशन पढ़ा था। सोल्यूशन दो मिक्सचर से बनता था और दोनों मिक्सचर को हम क्या बोलते थे? हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते थे। और यहाँ पे भी वही है, कोलॉइड भी एक तरह का सोल्यूशन मान लो, वो भी दो सोल्यूशन से मिलके बना है, दोनों को मिक्स कर दिया तो उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और वो आपने इससे पहले सोल्यूशन को कौन से दो दो टुकड़ों में पढ़ा था? एक आपने पढ़ा था सॉल्यूट, एक पढ़ा था आपने सॉल्वेंट। यहाँ पे भी इसको सॉल्यूट बोला गया और इसको क्या बोला गया? सॉल्वेंट बोला गया। अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो आई एम सॉरी, वो रेन का आवाज है, ठीक है ना। अच्छा, तो कोलॉइड्स को आपने किस तरह से आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है डीपी, ये व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं है, ये डिस्पर्स्ड फेज की बात की जा रही है। और दूसरा डीएम। ओके, तो डिस्पर्जन फेज को हम सॉल्यूट के नजरिए से देखते हैं और इसको हम सॉल्वेंट के नजरिए से देखते हैं। सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था, कोलॉइड में आपने बस एक नया नाम पढ़ लिया, फेज और मीडियम, बस यही डिफरेंस है। अभी आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसी में आपने ये दोनों टर्म्स पढ़े थे। कोई बात नहीं, आपने इस टर्म को समझने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझने के बाद आपने क्या समझा था? आपने समझा था ना सॉलिड 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 में, लिक्विड 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 में किस तरह का वो मतलब फॉर्मेशन दिखाएगा, वो चीज़ यहाँ पे भी देखने वाले हम। कोई बात नहीं, उसको भी हम समझेंगे और वो भी ट्रिक के साथ। आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल आप इसको लिखते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियो में प्लीज़। तो अब हमने पढ़ा था डीएम और डीपी। अब हम जिसके बारे में सुनते हैं तो भाई उसके अंदर उसके बारे में झांकते भी है। आपने भी यूट्यूब में अगर किसी के बारे में सुना होगा तो आप उसके बारे में झांकने के लिए भी गए, उस पर सर्च भी किए आपने, है ना। तो हम वही कर रहे हैं। अब हम डीपी और डीएम के बारे में जाना, अब हम क्या करेंगे? डीपी और डीएम की फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। ओके, तो आप लिखना फिजिकल स्टेट लिखना। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल स्टेट जो है वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके,
पर आपको पता है कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज, यहाँ पे दो टर्म्स है, मतलब दोनों के सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप छोटे थे आपको हेड्स एंड टेल्स पढ़ाया जाता था, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड, इन सबको आप कैसे लिखते थे? आप एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते थे ना, पहले सारे हेड को कंप्लीट करते थे, फिर सारे टेल को कंप्लीट करते थे, फिर हेड टेल को कंप्लीट करते थे, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड 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 को बात करेंगे, मतलब किसी भी एक को लेंगे, मतलब डिस्पर्जन फेज को ले लिया चलो मान लो, फिर हम सब में सॉलिड 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 लिखेंगे और डिस्पर्जन मीडियम में हम सॉलिड लिक्विड गैस लिख देंगे, और इस तरह से फिर लिक्विड 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 सॉलिड लिक्विड गैस, गैस 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 सॉलिड लिक्विड गैस। पर याद रखना गैस और गैस कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। आपको पता है ना, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, इसमें वो कॉन्सेप्ट तो नहीं लगता, पर ये दोनों होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे कांट मिक्स टुगेदर, ओके, बिकॉज इफ दे मिक्स देन इट विल क्रिएट होमोजेनियस मिक्सचर, ओके। तो आप पहले क्या लिखे, मैं इसको रब आउट कर लेती हूँ, आपके आंखों के सामने रब आउट कर रही हूँ इस बार, इससे पहले तो मुझे पॉज करना पड़ता था वीडियो, ज़्यादा कुछ है नहीं रब करने को। तो यहाँ पे लिखे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। आपको पता है डीएम, डीपी और डीएम क्या है, ओके ओके। तो अब बात करते हैं इसके स्टेट के बारे में। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्पर्जन, एक काम करो आप डिस्पर्जन फेज का सॉलिड 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 लिक्विड 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 और गैस 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 लिखो, और मीडियम को आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीअरेंज करते रहो सॉलिड लिक्विड गैस में। तो आप यहाँ पे लिखो डी पी, फिर यहाँ पे लिखो डी एम, और यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, ओके। तो इस तरह का हमारा चार्ट बन जाएगा। एक काम करो, एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए एक काम करो, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन थोड़ा सा इधर लिखो, ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा डीएम लिखो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा बच जाता है। तो अब बात करते हैं पहले डीपी की। तो डीपी से बात करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, सॉलिड 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 लिक्विड 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 गैस 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 करेंगे। तो आप भी अपने नोटबुक में बना लीजिए ऐसा। फिर यहाँ पे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और आपको पता है गैस सिर्फ दो ही हम लिखेंगे, एक सॉलिड के टर्म्स में लिखेंगे और एक लिक्विड के टर्म्स में लिखेंगे, गैस के टर्म्स में नहीं लिखेंगे। और लिक्विड का एक बॉक्स, और इसमें सॉलिड लिक्विड गैस आएगा, और यहाँ पे भी सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। आप ध्यान देना, यहाँ तक आप खुद भी कर सकते थे, पर यहाँ तक आप नहीं कर सकते खुद। क्यों? क्योंकि देखो, जब सॉलिड और सॉलिड एक साथ मिक्स होता है तो आप मुझे बताओ आपके दिमाग में आता क्या है। आप क्या करना, एक काम करना, आप इसको कभी भी रटना मत इस एग्जाम्पल्स को, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप रट के जाओगे तो आप भूल जाओगे, पर अगर आप समझ के जाओगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप खुद से आपके माइंड में वो फ्लो चलेगा और आप खुद से ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे। आपको ये बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक आज के वीडियो में बता देती हूँ और बस आपको इस वीडियो को बाद में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि देखो, आप जब सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करने की बात सोचते हो तो आपके दिमाग में सॉलिड चीज पत्थर ही आती है। पत्थर पत्थर, ठीक है ना। पत्थर क्यों आता है? क्योंकि पत्थर बहुत कड़क होता है, रिजिड होता है, सॉलिड होता है भाई। तो सॉलिड जब सॉलिड के साथ मिक्स होता है तो क्या बना के देखता है? जेमस्टोन बना के दे, ठीक है ना। जेमस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जेमस्टोन बनाने के बाद और क्या बना के देता है वो आगे देखते हैं। ये एक और सॉलिड है हमारे आंखों के सामने जो मौजूद है, जिस स्क्रीन के बाहर आप देख रहे हो, वो क्या है? एक ग्लास है। एक ग्लास ही तो है ना वो चीज सेपरेट करने वाली। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देना, ग्लास। ऐसे क्यों है ये चीजें? क्योंकि ये दोनों सॉलिड सॉलिड से बना है। देखो, आपको इमेजिन किस तरह से करना है, आपको मैं बता दूं। आपको इमेजिन क्या करना है, मान लो कि जो डीपी है, डीपी क्या है? सल्यूट, सल्यूट, और डीएम क्या है? मीडियम है। और आप इमेजिन करो कि जो सल्यूट है वो क्या है? वो सॉलिड है, और जो डीएम है मतलब जो मीडियम है वो क्या है? वो भी सल्यूट है। तो मतलब मैं अगर सॉलिड को सॉल्वेंट के मीडियम में डाल देती हूँ, जो कि अगेन सॉलिड है, मतलब मीडियम को और सोल्यूशन को आपको उस फिजिकल स्टेट की तरह इमेजिन करना है। अगर सॉलिड लिखा है तो सॉलिड की टर्म्स में उसको इमेजिन करोगे। तुम्हारे इमेजिनेशन में सॉलिड कैसा दिखता है और लिक्विड आपको कैसा दिखता है, ओके। बहुत लोगों के इमेजिनेशन में मतलब क्या आया होगा, ये आया होगा,
एक पत्थर और उसके अंदर उसने एक बाउल के अंदर फेंक दिया, बस ऐसा मत इमेजिन करके बैठना। आगे समझो। अच्छा, ये सॉल्व कैसा बनाता है? सॉलिड सॉल्व बनाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ों में एग्जाम्पल्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एग्जाम्पल को याद करके चलना है। आगे बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सॉलिड जो है वो अगर लिक्विड से मिल जाएगा, देखो एक सॉलिड लो, ओके एक काम करती हूँ, उस चीज़ को ना आपको बचपन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे? पत्ते तोड़ते थे कि नहीं? अब उन पत्तों को तुम एक बाउल के अंदर रखते थे। वो किचन सेट होता था ना, लड़कों का तो नहीं होता था, लड़कियों का ही होता था, पर तुम लड़के भी खेलने आ जाते थे, उनको मम्मी बना के उनसे उन पत्तों को तोड़ते थे। ओके, उसको क्या करते थे? क्रश करते थे कि नहीं पत्तों को? जब आप उसको क्रश करते थे तो उसका छोटा छोटा पेस्ट बनता था उसका। ओके, फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी डालते थे, जिससे वो पेस्ट क्या हो सके? उसका डाल बन सके, जिसको आप मतलब ऐसा बोल लो कि उसका खाना बनाते थे एज अ काइंड ऑफ दैट। अब पीते नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता वो पीने लायक चीज़ नहीं होती थी। तो आप पत्ते को तोड़ के उसको क्रश करते थे और उसमें पानी डालते थे। आप मुझे बताओ, अगर उस पानी को अगर आपके सामने दिया जाए, क्या आप उसको यूज़ किस चीज़ में करोगे? ऑब्वियसली आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करोगे, पर आप अगर किसी आर्टिस्ट को मैं वो दे दूँ ना, वो उसको पेंट के तौर पे यूज़ कर लेगा। बस उसका यही लॉजिक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, सॉलिड जो वो तुम्हारा पत्ता था, उसको उसमें थोड़ा सा आपने पानी डाला, तो इससे आपको क्या देखने को मिला? पेंट्स देखने को मिला। ऐसे आप पेंट्स का एग्जाम्पल क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। और आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? सेल्फ फ्लूइड्स देखने को मिल सकते हैं, पर ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ पेंट्स याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नॉर्मली सॉल्व ही बना के देता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको बता रही हूँ, इनको सॉल्व बोलते, सोल्यूशन नहीं बोलते। ओके, सॉल्व इज समथिंग डिफरेंट देन सोल्यूशन। ओके, और सॉल्व बनता किससे? डीपी और डीएम के मिक्सचर से बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सॉलिड जब गैस के साथ मिलता है, देखो सब में अगर गैस दिख जाए ना, वहाँ पे एरोसॉल लिख दो, इतना चिंता ही मत करो। ये एरोसॉल वाला क्वेश्चन आ सकता है, एरोसॉल, बस इसके आगे गैस यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्लोज कर दो ब्रैकेट। आगे बात करते हैं। अब देखो, अब चले जाओ आकाश में। आकाश में आपको क्या दिखेगा? अब देखो गैस है, गैस मतलब मीडियम, पूरा मीडियम ही। आपको अगर गैस चाहिए तो आप मुझे बताओ कहाँ पे ऐसा मीडियम है जहाँ पे पूरा गैस दिखता है? भाई आसमान में ही दिखता है भाई गैस, और गैस भरा हुआ है, आप श्वास भी ले रहे हो वो भी गैस ही है। तो देखो गैस में आपको सॉलिड पार्टिकल इमेजिन करो, वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल है। ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि गैस में सॉलिड पार्टिकल अगर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम स्मोक बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। तो आप उन सबको यहाँ पे लिख दो। अभी कभी अपने रियल लाइफ में स्मॉग या फॉग वगैरह ये सब नहीं देखा ना, स्मोक लिखो, स्मोक। हाँ, इन सब चीज़ों को नहीं देखा ना, स्मोकिंग तो देखी होगी, पर अगर फॉग नहीं देखा, ये सब नहीं देखा ना, तो आप प्लीज़ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह जैसे क्या बोलते हैं ना, हिल एरियाज में क्या करना, विजिट करना, तो आप ज़रूर देख पाएंगे। आगे बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। अब देखो लिक्विड इन सॉलिड मतलब आपका जो मीडियम है वो क्या है? सॉलिड है, और आप उसमें लिक्विड डाल रहे हो। आप एक काम करो, आप मुझे एक बात बताओ, आप जो अपने जेल्स लगाते हो आपके फेस पे, मुंह पे, जो भी है, उसमें अगर किसी सॉलिड चीज़ में अगर मैं पानी डाल दूँ, वो क्या हो जाता है? वो गल जाता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। किसी भी सॉलिड में थोड़ा सा पानी डालो, वो थोड़ा सा पेस्ट टाइप ऑफ लेयर क्रिएट करके देता है, मतलब काइंड ऑफ जेली लाइक ऑफ क्रिएचर क्रिएट करके देता है। तो मान लो, तो वो क्या बना के देता है? जेल बना के देता है। क्या बना के देता है? ये जेल बना के देता है, सॉरी। अच्छा, और क्या आपको देखने को मिल सकता है? अच्छा, अब इसको खाने के टर्म्स में देखते हैं। ये आपको बटर, चीज़, इन सब चीज़ों में देखने को मिल जाता है। ओके, आप एक काम करना, दूध से आप बटर भी बना सकते हो, क्योंकि दूध है एक लिक्विड से आप सॉलिड बना सकते हो, और सॉलिड उसमें सॉल्यूट बन जाता है, जो कि होता है हमारा बटर। और ये चीज़ ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं लिक्विड एंड लिक्विड। देखो यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड को हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में इमल्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्जन बोलते हैं। याद इसलिए आपको रह सकता है क्योंकि लिक्विड बोला है, इससे आगे हम सॉलिड में सॉलिड सॉल्ट बोलते थे, और यहाँ पे लिक्विड में इमल्जन बोलते हैं। ओके, लिक्विड एंड लिक्विड, दूध में पानी मिला दिया, क्या हुआ? लिक्विड और लिक्विड ही हो गया। एग्जाम्पल तो याद कर ही सकते हो। पानी अगर आप किसी में मिलाओगे
ऑफ कोर्स आप एक अगर लिक्विड वाले मीडियम में मिलोगे तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? और कोई चीज़ आपको पानी के सिवा सूझती है अगर मैं लिक्विड बोलती हूँ तो? ऑफ कोर्स आपको पानी या अल्कोहल यही सब चीज़ें दिमाग में आती होगी, तो आप यहाँ पे अल्कोहल ना लिख के यहाँ पे आप मिल्क लिख सकते हो। ओके, मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कभी ना कभी मिल्क सुनने को मिल सकता है। दूसरी बात, मान लो कि यहाँ पे मिल्क की जगह आप हेयर क्रीम भी लिख सकते हो, पर ये पूछा नहीं जाता। जो चीज़ पूछा जाता है उसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा रही हूँ, पर फिर भी लिखने की बात अगर आ जाए तो आपको इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। अब इमेजिन करो, अगेन गैस मीडियम की बात की गई है तो गैस ऊपर लेके जाओ उसको। यहाँ पे है गैस सल्यूट में, यहाँ पे है इन दोनों में क्या है, मीडियम में है भाई। ओके, तो अगेन ऊपर जाओ, ऊपर आपको क्या दिखेगा? अगर ऊपर आपको लिक्विड दिख जाए तो आपको क्या क्या दिखेंगे? मिस्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? मिस्ट दिखेगा। मिस्ट नहीं आता तो फॉग भी दिखेगा, ऑफ कोर्स फॉग भी दिखेगा। यहाँ पे आपको डस्ट भी दिखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको फॉग भी दिखेगा और फिर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और एक और चीज दिख सकता है आपको, फोम दिख सकता है। क्या दिख सकता है? फोम। ओके, तो एक काम करो, इसको लिख दो। आगे बस दो चीजें बची है, टेंशन में मत लो, बस थोड़ा सा बाकी है। देखो, दूसरा है गैस इन सॉलिड। आप गैस को सॉलिड में छोड़ दूं तो आपको पता है क्या दिखेगा? आपको इस चीज का फॉर्मेशन दिखेगा। क्या? फोम का फॉर्मेशन दिखेगा। ये फोम क्या है, इस चीज को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप समझ लो। यहाँ पे जो मैंने फोम लिखा है, ये मैंने गलती से लिखा है। ये फोम का मतलब मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया नहीं आपको। आप एक काम करो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गैस में अगर लिक्विड क्रिएट कर दूं तो आपको भी पता है जब गैस में लिक्विड भर जाता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये भी होता है। तो आप क्लाउड को भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ओके, क्लाउड, क्लाउड का एग्जाम्पल में लिख लो। यहाँ पे फॉग और फॉग सेम अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो फॉग डस्ट पार्टिकल्स के साथ जब मिलता है तब वो स्मॉग बनाता है। यहाँ पे मैंने स्मॉग लिखा था इससे पहले, पर आप स्मॉग लिखने की जरूरत नहीं, आप स्मोक भी लिख सकते हो। बाकी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, पर याद रखना यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को कंसिडर किया गया है। फॉग जो है वो लिक्विड पार्टिकल है और फॉग को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, फॉग को यहाँ पे करना है। ओके, आगे बात करते हैं गैस और सॉलिड की। ये हमको क्या बना के देता है? फोम बना के देता है। ओके, आगे बात करते हैं हम गैस और लिक्विड की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लो, पहले इसके टाइप ऑफ सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमको सॉलिड फोम बना के देता है। एक काम करो, लिक्विड जिससे दूध है ना, दूध से आप क्या बना सकते हो? क्रीम बना सकते हो। क्रीम बना सकते हो कि नहीं? अच्छा, अगर आपको दूध से क्रीम बनाने का प्रोसीजर नहीं पता ना, तो अब मैं आपको बता दूं, एक ब्लेंडर पाया जाता है अमेजोन में, या आपको दुकान में मिल जाएगा। तो ब्लेंडर का काम क्या होता है? दूध में इस तरह से ब्लेंडिंग करना, और इससे क्या होता है? हवा क्रिएट होता है। एक हवा मतलब एक ऐसा काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना लिक्विड को, जिससे वो क्या बन सके? एक क्रीम की तरह एक फिनिशिंग दे सके। ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? गैस इन लिक्विड। लिक्विड क्या है? हमारा मिल्क, और गैस कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ब्लेंडर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल? व्हिप्ड क्रीम। ओके, व्हिप्ड क्रीम। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? गैस एंड लिक्विड में। अब यहाँ पे क्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे आप फोम ही लिख सकते हो। यहाँ पे आप इतने इंपॉर्टेंस मत दो, आप बस एक चीज समझो कि फोम किससे बनता है? जब गैस क्या होता है? गैस सल्यूट होता है और बाकी सब चीजें सॉल्वेंट होते हैं। तो देखो, दोनों में आपको फोम दिख रहे हैं। पर एक और बात, फोम इन सब में मत डाल देना। मेन चीज जो है यहाँ पे यही समझो कि फोम जिससे बनता है वो क्या है? जब गैस को हम क्या लेते हैं? सॉल्यूट में, और इनको सॉल्वेंट में। और जब गैस को हम सॉल्वेंट में लेते हैं तब आपको एटमॉस्फेयर की तरफ देख के जो भी आपके दिमाग में आता है उन सबको लिखना है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन सब में आता है। तो बन के क्या आता है? स्मोक, डस्ट। जब गैस में सॉलिड हो, गैस में लिक्विड हो तो क्लाउड, मिस्ट, फॉग। और इनमें क्या क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, फोम और ये व्हिप्ड क्रीम, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे नए कैरेक्टर की, ठीक है ना। तो चलो हेडिंग लगाइए, पहले नोट्स लिखे D2। ओके, तो अभी हमारा जो हेडिंग होगा वो किस पे बेस करेगा? देखो, DP और DM इन दोनों के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अफिनिटी। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन मतलब अफिनिटी। ओके, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी between
डीपी एंड डीएम। अब हम डीपी और डीएम के अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले समझते हैं कि अट्रैक्शन किसका, डीपी का या डीएम का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो डीपी है ना, जो कि है डिस्पर्स्ड फेज, ये बिल्कुल इंसानों की तरह है। इंसान भी जिस तरह से दो कैरेक्टर का पर्सनैलिटी दिखाता है, आप एक काम करो, इसको पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से समझो। इंसानों के पर्सनैलिटी जिस तरह से होती है ना अलग अलग टाइप की, वैसे ही डीपी के भी बिल्कुल इंसानों जैसे पर्सपेक्टिव है। क्या क्या पर्सपेक्टिव है, एक है इंट्रोवर्ट नेचर, एक है एक्सट्रोवर्ट नेचर। इंसान में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो देखो जो डीपी है इसके दो फेजेस है, एक है लायोफिलिक, एक है लायोफोबिक। जो एक्सट्रोवर्ट है ना वो क्या करता है, आपको भी पता है एक एक्सट्रोवर्ट का काम क्या होता है, जस्ट जाना और लोगों से चिल आउट करना, मस्ती करना, खुलेआम अपनी बातें करना, अपने अंदर की बातें भी शेयर करना। पर जो इंट्रोवर्ट वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लोगों से मिलने से डरते हैं, मतलब वो अ काइंड ऑफ फोबिक नेचर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इंट्रोवर्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, प्लीज आप इसको लिखिए, क्योंकि आगे जब मैं बात करूंगी तो इसके नेचर, इसके सारे प्रॉपर्टीज की भी जब मैं बात करूंगी तो आपको काम आएगा। एक्सट्रोवर्ट लिखे, कुछ कुछ ट्रिक्स होती है ना वो लिख लिया करो अपने नोटबुक्स में क्लाउड्स फॉर्म में, ओके। अच्छा अब बात करते हैं लायोफोबिक और लायोफिलिक मैंने क्यों लिखा। देखो अब ये डिस्पर्स्ड फेस किस में घुलते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम में। किसमें, डिस्पर्स्ड मीडियम में। और इसमें घुलने के बाद क्या हो जाता है, दो चीजें दिखाती है। एक होता है लायोफिलिक, मतलब ये एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब अगर इसको घुलना हो ना ये इजिली घुल जाता है। पर अगर मैं डीएम की बात, लायोफोबिक की बात करूँ ना बहुत नखरे करता है। ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। आप एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, मैं जस्ट इसको अच्छे से यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख के बताती हूँ, ओके। देखो अब डीपी को हम कितने तरीके से इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। और अब क्या करेंगे हम इसको टेबुलर फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स जो लिखना चाहते हो लिख लो, ओके। अब पहला कैरेक्टर होगा ईज ऑफ प्रिपरेशन, कि ये बनते कैसे, मतलब कितने इजीली बनते हैं, बनते कैसे नहीं, कितने इजीली बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ, अच्छा एक और बात बता दूं, डीपी डीएम किसका पार्ट है, कोलॉइड का पार्ट है, मतलब कोलॉइड कैसे बनते हैं। और यहाँ पे मैं ईज ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ईज ऑफ प्रिपरेशन और प्रिपरेशन में डिफरेंस है, और प्रिपरेशन की बात मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। अभी आप कितने इजीली बनते हैं वो समझो, ओके। तो क्या बता रही हूँ, ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो लायोफोबिक की अगर मैं बात करूँ तो लायोफोबिक इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे लिखना, इट कैन मिक्स या डिजोल्व इजीली इन डीएम डिस्पर्स्ड मीडियम, ओके। और यहाँ पे देखो कुछ लोग होते हैं जो इजीली घुल मिल जाते हैं, उनको कहीं पे भी छोड़ दो वो दोस्त बना ही लेते हैं अपना, ठीक है ना। उसको कोई किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा दो, किसी भी लड़के को या लड़की को, वो अपना फ्रेंड सर्कल बना ही लेता है। पर ये जो लायोफोबिक टाइप के लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट, इनको ना स्पेशल इन्विटेशन लेनी पड़ती है लोगों से कि तू मेरे दोस्त बन जा, मतलब ऐसे लोगों को स्पेशली इनवाइट करना पड़ता है। मान लो ये लोग अगर किसी रेस्टोरेंट में भी गए ना, तो इनको खाने, अगर ग्रुप में अगर इसको खाना खाना हो ना तो उसको भी बुलाया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा कि तू स्पेशली आ जा हमारे पास। तो इससे उनको इन्विटेशन देना पड़ता है, मतलब इट कैन मिक्स इजीली इन डीएम और इट नीड्स स्पेशल मेथड्स, ओके। मतलब इनको स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, ओके। आगे बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। अच्छा, स्टेबिलिटी से पहले आप ये भी जानो कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। आप इसको ना इसके इस पर्सनैलिटी, अभी मैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोल रहा हूँ ना, इसके हिसाब से समझोगे ना तो आप अच्छे से इजीली रिलेट भी कर पाओगे और एग्जाम में भी अच्छे से लिख के आ जाओगे। तो ठीक है ना, स्टेबिलिटी का मतलब समझो। ये लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये लोग, आपको भी पता है कि एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनको कहीं पे भी छोड़ दो, वो अपने आप जैसा भी सिचुएशन आएगा वो अपनी तरह उसको मोल्ड करके वो लोगों से बातचीत करना सीख जाएंगे। हाँ, पर ऐसे इंट्रोवर्ट के लोग होते हैं ना, इनको कहीं पे भी रह लो, इनको दिक्कत तो होती ही होती है, इनको हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, समझ लो ना। तो
इट इज स्टेबल, इन नेचर, इट इज अनस्टेबल इन नेचर। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्टेबल लिख देती हूँ, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको तो मैं मुद्दे की बात ही बता रही हूँ कि ये स्टेबल होता है और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आगे बात करते हैं, ओके, ये हो गई इसकी स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं इसके नेचर की। देखो नेचर आपको मैंने क्या पढ़ा था इससे पहले, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर। तो देखो आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी एक्सट्रोवर्ट इंसान को डांट दोगे, ऐसा मतलब फ्री माइंडेड वाले इंसान को डांट दोगे, तो वो भाई ठीक है, वो थोड़ी बहुत सह लेगा, वो वापस घूम फिर के तुम्हारे पास आ भी जाएगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल काइंड ऑफ लोग होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत डांट दिया तो वो ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे, तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो लोगों की माइंड वैसी होती है, पर्सनैलिटी होती है उनकी अच्छी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल, और इनकी नेचर ये बताती है। और ऐसे लोगों को अगर एक बार डांट दिया ना भाई, एक बार डाइनिंग टेबल से भगा दिया, वो कभी घूम के आएंगे ही नहीं, वो कभी तुमको घूम के देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना, कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा 1 सालों तक। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। दूर रहना ऐसे लोगों से, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो देखो आप मुझे एक बात बताओ, आप किन को ज़्यादा प्रेफर करोगे, ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों को? अब चॉइस आपकी है। आपको भी पता है, आप जब कोई फूड खाते हो तो आपको कौन सा फूड प्रेफर करते हो, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करते हो, ऑर्गेनिक वाला या दूसरा वाला, केमिकल वाला? ऑर्गेनिक वाला प्रेफर करते हो ना। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके। और यहाँ पे जो है, अब केमिस्ट्री में आपने फिजिकल और ऑर्गेनिक को छोड़ के क्या पढ़ा है, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक ही पढ़े। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक वाले इसमें आ जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो मैं बताती हूँ आपको, पहले ऑर्गेनिक का समझो। ऑर्गेनिक के जो सब्सटेंस है वो है जो आपको ज़रूरत होती है। क्या क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, देखो, एक हो जाता है स्टार्च, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है प्रोटीन, बॉडी बनाने के लिए। तीसरा क्या होता है, गम, नोटबुक चिपकाने के लिए। वैसे उस चीज़ के लिए नहीं है, पर आप समझ लो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, ओके। ये नेचुरली अकरिंग होती है, गम आपको भी पता है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यहाँ पे आपको कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दिख जाएंगे, जैसे ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, मेटल्स। ये सारे क्या किस में आते हैं, आपने इनऑर्गेनिक में ये सब चीज़ें ही पढ़ी है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स भी लिख सकते हो, सल्फर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब। हाँ, इतना बहुत है एग्जाम्पल्स के बारे में। पर एक टॉपिक रह जाता है, वो हो जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब कितना चिपचिपा है, कितना घना है वो लिक्विड, है ना। तो आगे बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखिए विस्कोसिटी। देखो जो लायोफिलिक वाला होता है ना, इसकी विस्कोसिटी जो होती है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा विस्कस होती है, और ये जो होती है वो मीडियम के जैसा ही होता है। मतलब इसकी विस्कोसिटी और मीडियम की विस्कोसिटी एक जैसी होती है, ओके। तो इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी देन डिस्पर्स्ड मीडियम, और इट हैज़ सेम विस्कोसिटी। याद रखने का भी तरीका बताऊंगी, टेंशन मत लो, एज दैट ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। देखो आप मुझे बताओ, स्टार्च, प्रोटीन, गम, ये क्या है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ऐसे चीज़ें क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विस्कस होते हैं। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, ऐसी चीज़ें मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनती है। तो ऐसी चीज़ों को अगर मैं बताऊं, अगर आप इमेजिन करो कि माइक्रोमोलिक्यूल से बनती है, मतलब ये पानी से थोड़ा बहुत क्या है, विस्कस है, ऐसे करके देखो उसको इमेजिन करके। और दूसरी तरफ ये है ऑक्साइड, सल्फर, ये गैसेज है भाई, ये फैल जाते हैं। मतलब इनको किसी भी मीडियम में छोड़ दो, वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। पर इसको पर्सनैलिटी से प्लीज़ मत देखना, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पढ़ा रही हूँ विस्कोसिटी को, प्लीज़, ओके। सारे एग्जाम्पल्स काम नहीं करते, इनऑर्गेनिक को भी कभी कभी इंट्रोवर्ट भी अच्छा होता है। हाँ, तो चलो इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना आपको भूल गई, क्या था वो चीज़, देखो डीपी जो है ना, इसमें जो 2 टाइप्स है, लायोफिलिक और लायोफोबिक।
इसका कुछ रिलेशन भी है कोएगुलेशन को लेके। देखो मैं ये चीज़ बताना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि कोएगुलेशन का जो टॉपिक है वो आप इसमें जो जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, अभी D2 नोट्स चल रहा है, सेकंड क्लासिफिकेशन चल रहा है, जब लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलोगे, जब इसकी प्रॉपर्टीज को आप स्टडी करोगे ना, तब आपको कोएगुलेशन की टॉपिक मिलेगी और तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अभी जस्ट ऊपर ऊपर से समझ लो कि देखो जो लायोफिलिक होती है ना, आप एक काम करो ऐसे समझो, लायोफिलिक जो है और लायोफोबिक जो है वो क्या है, लायोफिलिक है एक्सट्रोवर्ट इंसान, ये है इंट्रोवर्ट इंसान, और यहां पे एक है इलेक्ट्रोलाइट। इसको कंपेयर करो पर्सनैलिटी से, और यहां पे भी ओके, और ये दोनों किसके पार्ट्स है, डिस्पर्स्ड फेस के, ओके। और आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बाद कोएगुलेशन को, यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं, ओके। तो जो कोएगुलेशन है, कोएगुलेशन को आप एक काम करो किसके हिसाब से देखो, फैंस के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ व्यूअर्स या फैंस। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो लोग अपनी बातें खुल के बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? ऑफ कोर्स इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपको भी पता है, आप यूट्यूब वगैरह के चैनल्स देखते हो, वहाँ पे आपको जो लोग खुल के बताते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, तो आप उनके नज़रों में बहुत अच्छे, वो आपके नज़रों में बहुत अच्छे होते हैं ना। तो ऐसे लोगों की लोगों को फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा पर्सनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, लायोफिलिक नीड्स हाई इलेक्ट्रोलाइट टू कॉज कोएगुलेशन, ओके। वेयर एज लायोफोबिक, जो कि पर्सनैलिटी जिसकी थोड़ी कम है, उसको फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, कम इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी टू कॉज कोएगुलेशन। अगर आपको ये चीज समझ में ना आए तो आप इसको नीचे वर्ड में लिखो, लायोफिलिक नीड्स हाई इलेक्ट्रोलाइट टू कॉज कोएगुलेशन। Whereas लायोफोबिक needs lower electrolyte to cause coagulation. चलो इतना लिख लो, फिर मैं आगे तीसरा नोट्स पढ़ाती हूँ। तो अगले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, तो नोट्स डालिए, नोट्स D3, ठीक है। हमारा अगला कैरेक्टर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन सोल, ओके। तो देखो आपको पता है चार्ज कितने कैटेगरीज के होते हैं, 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रोलाइट का टर्म मैंने इससे पहले पढ़ाया था, और इलेक्ट्रोलाइट और चार्ज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट को और चार्ज को पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव में देखो, ओके। इसको किससे देखो, पर्सनैलिटी से, ओके। अब एक की पर्सनैलिटी होती है पॉजिटिव, एक की पर्सनैलिटी होती है नेगेटिव। तो यहां पे आप लिखो पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। और ये पर्सनैलिटी को दिखाती है, ओके। पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, आपको अगर आपकी पर्सनैलिटी हाई करनी है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी अच्छी एनवायरनमेंट की। अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, है ना। ऐसा बोला जाता है कि आपको पानी, सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ओके। और आपको पता है जब आप अच्छा खाना पीना खाओगे तो आपकी एक अच्छी खासी बॉडी बनेगी, आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, आप लोगों के सामने अच्छे से बात कर पाओगे, है ना। आपके फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव चार्ज, ओके। ऐसे समझो कि वाटर इज अ पॉजिटिव थिंग, ओके। आगे बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। पहले वाटर लिखो आप यहाँ पे, वाटर H2। देखो नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसे लोग जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे इंसानों के प्रॉब्लम्स
क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती, मतलब उनके शारीरिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर उनको क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि सल्फर जैसा एनवायरनमेंट, एज ए एनवायरनमेंट जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट हो। आपको भी पता है सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ओके, और कुछ जैसे कि मेटल्स, अगर किसी ने मेटल्स ज़्यादा कंज्यूम किया, वो भी वो वाले मेटल्स जो कि कैडबरीज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैडमियम, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें, मेटलिक चीज़ें जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो सब चीज़ें अगर वो खाएंगे और या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे सल्फर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ऐसे इसका पर्सनैलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, पर मैं आपको जानबूझ के पर्सनैलिटी से रिलेट करके पढ़ा रही हूँ सो दैट आपको याद रहे ये चीज़। ओके, तो ऐसे लोग की शारीरिक जो अवस्था होगी वो खराब होगी और वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे, वो लोगों के सामने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। मैं इसको अट्रैक्शन के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी के बारे में हमने इससे पहले बात की थी। और यहाँ पे क्या है कि H2O, ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे और ज़्यादा पर्सनैलिटी बढ़ेगी, ऐसे याद रखना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सल्फर और दूसरा क्या होगा, मेटल्स, ये बात याद रखना। ओके, पानी पियोगे तो ग्लो बढ़ेगी और इससे पर्सनैलिटी बढ़ेगी, ऐसे याद रख लेना। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की। देखो मैंने पानी का एग्जाम्पल क्यों लिया, पानी होता है हाइड्रोक्साइड। देखो पानी को अगर आप तोड़ोगे H2O को, तो ये किससे बना है, OH और O से। ओके, ऑक्साइड्स मतलब इसमें दो चीज़ें, एक तो ऑक्साइड्स है, इसको या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में तोड़ सकते हो या तो हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में तोड़ सकते हो। मतलब होते तो दो H है और एक हाइड्रोजन होता है, एक OH होता है, वो तो ठीक है, पर आप इसको दो टुकड़ों में इस तरह से तोड़ सकते हो। तो मतलब एक हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल ऑक्साइड्स और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड्स। और ये पानी का एग्जाम्पल मैंने इसके एग्जाम्पल्स को सब पढ़ाने के लिए मैंने लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपको जो भी सब्सटेंस मिलेगा, जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा एग्जाम में, तो अगर उसके पीछे ऑक्सीजन चिपका रहेगा उसके पूंछ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ZNO, ओके, और Mg2O, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपको दिखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स किस में आएंगे, पॉजिटिव सोल में, पॉजिटिव चार्जेस में आएंगे। दूसरा होगा हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स की कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि ZnOH2, AlOH3, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स दिख जाएंगे वो पॉजिटिव चार्जेस में आ जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। अगर सल्फर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ZnS दिख जाएगा। ओके, या फिर और भी कुछ ले लो, Ag2S दिख जाएगा। ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और मेटल्स में जैसे कि यहाँ पे आपको कैडमियम सल्फाइड भी देखने को मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें। ओके, आगे बात करते हैं मेटल्स की। यहाँ पे आपको कुछ भी दिख जाएगा, Ag, जो भी मेटल्स आपको पता है वो सारे के सारे मेटल्स इसमें आ जाएंगे। आपको भी पता है ये सारे मेटल्स आपने पीरियोडिक टेबल में वगैरह सबको पढ़ के आपने पता कर रखा है। तो यही है पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल्स, ये दोनों। और इसको याद करने का मैंने जस्ट ट्रिक बताया, दिल पे मत लेना प्लीज़, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया ट्रिक तो आप याद कर लीजिए अपने दिमाग से। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की। हमारा तीसरा कैरेक्टर का जो नोट्स चौथा कैरेक्टर, नोट्स B4, चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें हमको किस चीज़ पे क्लासीफाई करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज के हिसाब से आपको DP को क्लासीफाई करना है, DM को नहीं, DP को, मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के हिसाब से हम उसको स्टडी करेंगे पार्टिकुलर लेवल में। ओके ना, तो क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ओके, अगर आपको DP का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको DP का फुल फॉर्म लिख के पढ़ा है। आगे बात करते हैं DP का मतलब DP का नहीं, पार्टिकल के साइज़ के बारे में। देखो 3 टाइप के साइज़ होते हैं यहाँ पे, साइज़ तो 2 टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप आप कुछ अनोखा चीज़ पढ़ने वाले हो। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है DP, एक होता है मल्टीमोलिकुलर, एक होता है मैक्रोमोलिकुलर, तीसरा होता है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब सब एक साथ एसोसिएशन क्रिएट करके एक नई चीज़ बना के देती है, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं मल्टीमोलिकुलर की। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, देखो मल्टीमोलिकुलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब एक साथ एग्रीगेट होंगे तो वो क्या बना के देंगे, एक कोलॉइड बना के देंगे। क्या बना के मतलब उनकी जो साइज होगी वो कोलॉइड की साइज के बराबर आएगी। मतलब
ऐसे पार्टिकल्स डीपी के जो छोटे होते हैं वो एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेट करके एक ऐसा साइज बनाते हैं अपनी बड़ी सी, वो साइज कोलॉइड के साइज के इक्वल होती है। उसको क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर क्या? कोलॉइड्स। ओके, सो यहां पे लिखना स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स aggregate together to form a species whose size is similar to that of colloids। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? आपको भी पता है, छोटे छोटे साइज की चीज़ें आपने कहाँ पे पढ़ा है? आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पढ़ा है आपने। क्या क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स? यहाँ पे लिख दूँ क्या? अच्छा, नीचे लिखती हूँ फिर। AG, AU, PT, ऐसे जो भी आपको पता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स, आपको पता है यार एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, तो उन सबको क्या करना है? एग्रीगेट करना है और उनको कोलॉइड के साइज में लाना है। तो यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर, नाम से पता चल रहा है आपको। इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, उससे पहले जब मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था, चार्ज में भी आपको ऑक्साइड्स पढ़ाया था, सल्फाइड्स पढ़ाया था, उसके साथ मैंने एक मैक्रो मॉलिक्यूलर स्पीसीज को भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्टार्च, गम। चार्ज की बात नहीं, चार्ज से भी पहले मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्टार्च, गम, चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी ना। अब ये तो मैक्रो मॉलिक्यूलर ही है ना, स्टार्च, प्रोटीन्स, गम्स, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बने हैं। मैंने बताया इससे उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे भी इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे ना वो यही होंगे। देखो क्या होता है इसमें, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। यहाँ पे क्या होता है, इनकी साइज जो है, इनको कोई एग्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी साइज ही काफ़ी है कोलॉइड बनने के लिए, ठीक है ना। दे हैव सेम साइज रेंज एज दैट ऑफ कोलॉइड्स। ओके, दे हैव सेम size range as that of colloids. They don't need any aggregation. ओके, आगे बात करेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन्स, गम्स, स्टार्च, और भी इंक्लूड कर लो पॉलीथिन। जितनी भी चीज़ें आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है वो आप डाल सकते हो। नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लेना, मेरे वीडियोस को देख के आ जाएगा ज़रूर। पहले आप इसको कंप्लीट करो, फिर हम बात करेंगे एसोसिएटेड के बारे में। आप प्लीज़ इसको अच्छे से लिखिए पहले। मुझे नहीं लगता यहाँ पे फिट आएगा, पर ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ इसको फिट करने की। देखो, दीज कोलॉइड्स, पहले बात करते हैं क्या होता है ये। देखो, ऐसे कोलॉइड्स जो होते हैं ना, जब इनको कम कंसंट्रेशन दिया जाता है ना, जब वो कम कंसंट्रेशन में होते हैं तब वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। पर जब इनमें इनको हायर कंसंट्रेशन दिया जाता है, ठीक है ना, एट हायर कंसंट्रेशन इनका बिहेवियर कैसा होता है पता है? इनका बिहेवियर एक एग्रीगेट की तरह दिखता है, और वो उस एग्रीगेट को पता है क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। और मिसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिसल जो अभी मैंने बताया था ना कि एक अनोखी चीज़ पढ़ने वाले, वो यही है, मिसल फॉर्मेशन, एक मिसल का फॉर्मेशन करना। अच्छा, अब पहले यहाँ पे लिखो, दीज कोलॉइड्स फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन एंड एट हायर कंसंट्रेशन it forms what? It forms an aggregate. These aggregate are called as micelles. मैं इसको बड़ा करके लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन से ज़्यादा मिसल का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको मिसल के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मिसल के बारे में बात करने वाले हैं। अरे यार, मैंने ये नोट्स को क्यों हटा दिया, नोट्स D4, हाँ, यहाँ पे मैं मिसल के बारे में बात करूँगी। बहुत सारे मिसल्स देखो, मिसल और मंकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिसल को आप एक मंकी भी बोल सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि मिसल में भी एक सर होता है और एक पूंछ होता है और कुछ नहीं होता। ओके, और ये भी कूद सकता है। कैसे कूद सकता है बताती हूँ मैं। तो मिसल में या मंकी में या ट्रेन में, ट्रेन की भी एक पूंछ होती है और एक सर होता है, ठीक है ना। तो आप चलो एक काम करो, ट्रेन से ही कंपेयर करो। क्या करो, आप ट्रेन से ही कंपेयर कर दो। तो मिसल को किससे कंपेयर कर रहे हो आप? ट्रेन से। देखो मिसल क्या होता है, पहले तो ये लिखिए, सब्सटेंस which consists of head and tail, ओके, जिसके सर होते हैं और जिसकी पूंछ होती है। अच्छा, ट्रेन की सर और पूंछ क्या बोलना चाहती हूँ मैं, समझ नहीं पाए ना? तो ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पता है ट्रेन ऐसा दिखता है। अच्छा, ऐसा दिखता नहीं है ट्रेन, मुझे पता है, ये स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, पर देखो ये है ट्रेन का हेड और ये है उसकी कंपार्टमेंट। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको लग रहा है कि ट्रेन नहीं है, अभी आपको दिखाऊंगा तो आप ट्रेन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर पाओगे। चलो समझो पहले। देखो ये है ट्रेन का सर, जिसमें कौन बैठता है? ट्रेन की सबसे फर्स्ट वाली चीज़ जहाँ पे ड्राइवर बैठता है। ओके, ऑफ कोर्स हर एक व्हीकल के स्टार्टिंग में कौन बैठता होगा? उसका ड्राइवर ही बैठता होगा ना। तो आपको पता है कि ट्रेन क्या करती है? ट्रैवल करती है इधर उधर, तो वो ऑल इंडिया से चक्कर लगाती है और ऑल इंडिया में अलग अलग पोल्स है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, एक है ईस्ट पोल, एक है वेस्ट पोल। अच्छा, वो अब अर्थ को इसके साथ मत डालना कि नॉर्थ पोल अटलांटिक ओशन डाउन साउथ पोल, ये मत बोल देना। मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग डायरेक्शन को आप पोल कंसिडर करो, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में जाना। मतलब ये क्या है? पोलर एंड है। क्या है? पोलर एंड है। इसका काम क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में जाना। और ये क्या है? उसको फॉलो करना। तो मतलब अगर ये पोलर एंड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन पोलर एंड हुआ। मतलब इसका सर कहाँ पॉइंट करेगा? पोल्स की तरफ, ठीक है ना। और ये ये नॉन पोलर एंड है। ओके, तो ठीक है, अब तक तो यही समझ में आया। पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एक्चुअल में मिसल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो बता रही हूँ। RCOO माइनस Na+। ओके, घबराओ मत, घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। ये देख के आपको जितना हार्ड लग रहा है उतना इजी भी है, क्योंकि ये चीज़ आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, यहाँ पे आपने पढ़ा है। यहाँ पे आपने बिल्कुल सेम यही चीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना। बताती हूँ, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मिसल को उसी से हमने बताया। यहाँ पे क्या चीज़ है? पोलर और नॉन पोलर। आप मुझे बताओ, यहाँ पे पोलर मतलब क्या? जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो उसी को पोलर बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो और कैंसिल आउट ना हो। आपने डाइपोल मूवमेंट पर पढ़ा ही होगा ये चीज़। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको चार्जलेस कंपाउंड चार्जलेस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि है R। ओके, ये R जो है इसको आप कंपाउंड बना सकते हो बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि ये R जो है ये केमिस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये एक मिथाइल ग्रुप है या फिर ऐसा ग्रुप है जिसमें आप कार्बन्स ऐड कर सकते हो, जितने चाहे उतने कार्बन्स ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है? पोलर एंड है, क्योंकि इसमें पोल्स है और इसमें कोई भी पोलर चार्जेस नहीं दिख रही। तो ये क्या है? नॉन पोलर। और आपको पता है कि पोलर को मैंने टेल घोषित किया था और पोलर को मैंने हेड घोषित किया था। मतलब ये हो जाएगा उसका हेड और ये हो जाएगा उसका टेल। अगर मैं अब गाड़ी बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा? अब मेरे को ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स में पढ़ना है, तो एक काम करती हूँ, मैं एक डिटर्जेंट लेती हूँ, क्योंकि क्लीन कौन करता है कपड़ों को? ऑफ कोर्स डिटर्जेंट्स करते हैं, सोप नहीं कर सकते, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिटर्जेंट्स का। वो प्रॉपर, हाँ सोप भी करते हैं, पर क्या है
कि वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर में भी डिपेंड करता है। तो आप क्या करो, डिटर्जेंट्स को लो, वो बेटर रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में एक नया डिटर्जेंट आया है, इसका नाम है टिकिंस डिटर्जेंट। ये पता है किससे बनता है? ये बाकी डिटर्जेंट्स की तरह ये भी C17H35 से ही बनता है। किससे बनता है? C17H35 और COONA, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COONA, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये जो कंपाउंड है ये हर एक डिटर्जेंट में आपको दिख जाएगा, पर टिकिंस में कुछ अलग ही कमाल है, ज़रूर बताऊंगी। पहले इसका नाम लिख लो, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। ओके, अब देखो इसका काम क्या है। अगर आपके शर्ट में दाग लग गया तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टिकिंस डिटर्जेंट खरीदोगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लींजिंग एक्शन। तो ये है आपका शर्ट, बहुत गंदा बन गया। ये है आपका शर्ट और ये है आपका डर्ट। तो यहाँ पे आप शर्ट कर लो और यहाँ पे आपका क्या है? डर्ट, या फिर ऑयल। ऑयल इज द बेस्ट टर्म, तेल लग गया। ओके, अब देखो, पहले तो ये समझो कि ये एक हाइड्रोफोबिक एंड भी कहलाता है और हाइड्रोफिलिक एंड भी कहलाता है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड को भी पहले समझना है। आप मुझे एक बात बताओ, लोग कहाँ जाते हैं जब ट्रेन आती है, जब ट्रेन स्टेशन में रुकती है तो लोग कहाँ जाते हैं? क्या लोग ड्राइवर के पास जाते हैं या लोग कंपार्टमेंट में जाते हैं? लोग अट्रैक्ट कहाँ होते हैं? ड्राइवर में जाने के लिए वो लोग वेट कर रहे थे क्या ट्रेन आने की? ऑफकोर्स वो लोग कंपार्टमेंट्स में जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहे थे। ओके, तो क्या पता चल रहा है आपको? ये जो पार्ट है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये अट्रैक्टिव है, और ये जो पार्ट है ये बस दिखाने के लिए है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है। ऑफ कोर्स ट्रेन का ड्राइवर नहीं चाहेगा कि तुम ट्रेन के ड्राइवर के पास बैठो, और जिसके पापा ट्रेन में ड्राइविंग करते हैं उनकी तो अलग बात है। तो उनमें से मोस्टली लोगों ने यही चीज़ देखी होगी, हाइड्रोफिलिक वाली चीज़। तो आप कहाँ जाते हो? कंपार्टमेंट्स में ही जाते हो। ओके, कभी आपने ट्रेन की ड्राइवर वाले एरिया में बैठ के सवारी की है? नहीं की है ना? तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लींजिंग एक्शन की। अब क्या होता है मैं बताती हूँ कि मेरे टिकिंस डिटर्जेंट में किस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। अब ये देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बड़ा करती हूँ, इसको मैं अगर बड़ा करती हूँ तो ये देखो, ये ऐसा बनता है। ऐसे करके बहुत सारे कार्बन, जो 17 कार्बन चेन्स है वो बन के 17 कार्बन चेन्स की शक्ति के साथ ये यहाँ पे COONA+ बनाता है। ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता है। और आप मुझे एक बात बताओ, ये था इसका सर और ये था उसका टेल, तो आपको लग नहीं रहा है कि ये और ये सेम है? बिल्कुल ट्रेन जैसा स्ट्रक्चर। ओके, ये है बोगी, 17 बोगी वाला ट्रेन। ओके, अब ये है ट्रेन, ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसको मैं क्या करूँगी इस शर्ट को मैं कहाँ डालूंगी? पानी में डालूंगी। कहाँ डालूंगी मैं? पानी में डालूंगी। तो ये हो जाएगा वाटर। अब जब मैं इस शर्ट को पानी में डालूंगी तो, और ऊपर से जब मैं इस डिटर्जेंट को ऊपर से डालूंगी तो पता है क्या होगा? तो देखो, जब ये डिटर्जेंट डालूंगी तो इसमें जो भी कंपाउंड, ये जो सोडियम स्टीयरेट वाला कंपाउंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, आएगा, ज़रूर आएगा। पहले आप ये समझो, अभी मैंने एक बात बताई थी, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या है? पानी, और फोबिक मतलब डरना। पानी से कौन डर रहा है इसमें? अब अगर ट्रेन आई है तो ऑफकोर्स वो डरता है लोगों से, है ना? ये जो पानी है वो लोग ही है। ओके, तो पानी से, लोगों से मिलना और लोगों से डरना। डरता कौन है? ड्राइवर वाला, कि मेरे ड्राइविंग वाले एरिया में ना घुस जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्रेन इस तरह से आएगा, किस तरह से? इस तरह से। इस तरह से वो ऑयल के साथ क्या करेगा? चिपकेगा। समझ रहे हो? ये है ट्रेन का सर और ये है ट्रेन का पैर। अब देखो, एक नॉर्मल डिटर्जेंट में 100 नींबू की शक्ति होती है कि नहीं? और मेरे डिटर्जेंट में 17 कार्बन और इतने सारे ट्रेन की शक्ति है। तो समझ सकते हो ना कि इसका डिटर्जेंट कितना बेहतर है। और अब
मैंने सारे के सारे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को इसके साथ हुक में जोड़ दिया इस ऑयल के साथ। और अब मैंने क्या किया, एक धुलाई मारी, और जब मैंने धुलाई मारी ये सारी ट्रेन चल पड़ी और ये ऑयल उठा के लेके भाग गया। इससे क्या पता चल रहा है, ये वाला डिटर्जेंट इज द बेस्ट। ओके, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इस तरह से आपकी क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग की एक्शन सक्सेसफुल होती है। ओके, तो आप एक काम करो, या आप इसको अच्छे से लिख दो।